जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के योग। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों में से अधिकतर लोगों की इच्छा होती है कि उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाए, और बहुत से लोग तो इस लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी राशि का भुगतान करने और जितना संभव हो उतना प्रयास करने को तैयार है। लेकिन क्या ये काफ़ी है? कड़ी प्रतिस्पर्धा से उबरने के लिए केवल कड़ी मेहनत ही काफ़ी नहीं होगी। यदि कठिन प्रयास और योग्यता ही एकमात्र दंड होता तो सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय में जो टॉप प्रदर्शन करने वाले बच्चे हैं उनको सरकारी नौकरी की गारंटी दी जाती। सरकारी पद प्राप्त करने में भाग्य महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, और जन्म कुंडली देखकर भाग्य में सरकारी नौकरी है या नहीं इसका पता किया जा सकता है कि व्यक्ति की सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं। कई व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी में अनेक वर्ष लगा देते हैं, और उनकी आयु की सीमा बाकी नौकरी के लिए भी निकल जाती है, और बाद में उन्हें एक छोटी मोटी नौकरी से ही संतोष करना पड़ता है। यदि व्यक्ति की कुंडली में सरकारी पद प्राप्त करने के योग नहीं है तो फिर उन्हें इसके प्रयास में अधिक समय नहीं लगाना चाहिए। आजीविका के चयन में ज्योतिष हमारा क्या साथ दे सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं आचार्य मुकेश गुप्ता ज्योतिष मंत्र चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। तो आइए मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आजीविका के चयन में ज्योतिष का उपयोग करने का हमारा क्या उद्देश्य है? पेशेवर सफलता यानी कि हम आजीविका के क्षेत्र में सफलता और वित्तीय समृद्धि यानी कि धन संबंधी जो बरकत है, दोनों के लिए शुरू से ही एक बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेना बड़ा महत्वपूर्ण है। एक बुद्धिमान निर्णय न केवल वित्तीय सफलता सुनिश्चित करता है बल्कि मानसिक शांति बनाए रखते हुए व्यक्ति को थकावट और समय की बर्बादी से भी बचाता है। हर किसी के पास आदर्श कैरियर निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, लेकिन ज्योतिष निसंदेह सलाह देगा कि सटीक पेशेवर विकल्प क्या होना चाहिए। तो आप किसी योग्य ज्योतिषी की मदद ले सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके लिए आजीविका का कौन सा क्षेत्र उचित रहेगा। कैरियर चुनने से पहले किसी की नियति को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। यह केवल ऐसे कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए असंतोष और समय की बर्बादी का कारण बनेगा जो आपकी कुंडली के अनुरूप नहीं है। यदि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग नहीं है और फिर भी आप इसकी तैयारी में बहुत समय लगा देते हैं तो ये आपके कैरियर के लिए अच्छा नहीं है। इसी तरह यह मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है कि किसी व्यक्ति का ज्योतिषीय चार्ट यानी कि आपकी कुंडली सरकारी नौकरी के पक्ष में है या नहीं। यदि नहीं तो उन्हें ज्योतिषीय सलाह के अनुसार अपना कार्य का क्षेत्र बदल लेना चाहिए। सरकारी सेवा में रुचि रखने वालों के लिए पूर्वानुमान कैसे बनाए जाते हैं, इस बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। सरकारी नौकरी की भविष्यवाणी में ज्योतिष का महत्व। एक व्यक्ति का जीवन ग्रहों से बहुत प्रभावित होता है। नतीजतन सरकारी नौकरी पाने के लिए आगे बढ़ना है या नहीं, यह तय करते समय ग्रहों की स्थिति की जांच करना महत्वपूर्ण है। मैंने इस बारे में कुछ जानकारी देने की कोशिश की है कि सरकारी नौकरी में उतरने की संभावनाओं के बारे में ग्रह ज्योतिषीय भविष्यवाणी को कैसे प्रभावित करते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। यह निर्धारित करते समय कि किसी को सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं, सूर्य और चंद्रमा अत्यंत महत्वपूर्ण कारक हैं। ज्योतिष में सूर्य और चंद्रमा को राजा और रानी की पदवी दी गई है। ग्रहों का भी एक मंत्रिमंडल होता है। सूर्य ग्रहों का राजा है और चंद्रमा को रानी की पदवी दी गई है। तो ज्योतिष में सूर्य और चंद्रमा दो राजशाही ग्रह हैं। ग्रहों के साम्राज्य में सूर्य सरकार का कारक है। यह निर्धारित करने के लिए कि कोई व्यक्ति सरकारी पद प्राप्त करेगा, उनकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति देखना महत्वपूर्ण है। यदि सूर्य अमात्य कारक ग्रह है, अमात्य कारक जो है जैमिनी ज्योतिष से जुड़ा हुआ एक शब्द है। अमात्य कारक ग्रह का मतलब आपकी जन्म कुंडली में राहु और केतु को छोड़ के बाकी 7 ग्रहों में जो सबसे ज्यादा डिग्री वाला ग्रह है उसको हम अमात्य कारक कहते हैं, और जो उससे एक कम डिग्री वाला है यानी कि सेकंड हाईएस्ट डिग्री वाले ग्रह को हम अमात्य कारक ग्रह कहते हैं। तो यदि सूर्य अमात्य कारक ग्रह है तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी पाने के लिए यह मदद करता है। जैसे हम कुंडली में दशम भाव से जो है आजीविका का विचार करते हैं, ऐसी जैमिनी ज्योतिषी में अमात्य कारक ग्रह को हम नौकरी के और आजीविका के संदर्भ में देखते हैं। कैरियर चुनते समय शनि भी एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कारक है।
विशेष रूप से सरकारी नौकरियों का यह कारक नहीं भी होने के बावजूद शनि जो है कैरियर का एक सामान्य कारक है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली यानी कि मेष लगन की कुंडली में शनि जो है हमारे कर्म क्षेत्र दशम भाव का स्वामी होता है। व्यक्ति जो भी कार्यपथ चुनता है, यदि शनि उनके पक्ष में नहीं है तो वे अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाते। तो कुंडली में शनि की अनुकूल स्थिति होना भी बहुत जरूरी है। यदि नहीं है तो इसके उपाय किए जा सकते हैं। ज्योतिष में चंद्रमा तीसरा ग्रह है जो यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं। नौकरशाहों की कुंडली में चंद्रमा का काफी महत्व होता है और सूर्य की मदद करता है, यानी कि सूर्य तो है ही कारक, चंद्रमा भी उसकी मदद करे तो सरकारी नौकरी के प्रबल योग बनते हैं। कुंडली में चंद्रमा और सूर्य के मजबूत होने से सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति अनुकूल होने पर उसे सरकार द्वारा सेना या पुलिस में किसी पद के लिए नियुक्त किया जाएगा, यानी कि उसकी सरकारी नौकरी सेना या पुलिस के क्षेत्र में लग सकती है, क्योंकि मंगल को सेनापति का कारक ग्रह माना गया, सेनापति माना गया ग्रहों के मंत्रिमंडल में। अब स्कूल या शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार पाने के लिए कैरियर के घर यानी कि दशम भाव और उसका जो स्वामी है दशमेश पर गुरु का प्रभाव होना चाहिए और गुरु शुभ अवस्था में होना चाहिए, तब व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी नौकरी मिल सकती है। अब कौन से भाव हैं जो सरकारी नौकरी के लिए बहुत महत्व रखते हैं? उपलब्धि और सम्मान, क्योंकि सरकारी नौकरी से सम्मान भी जुड़ा हुआ है और अपने आप में सरकारी नौकरी मिलना एक उपलब्धि तो है ही। तो उपलब्धि और सम्मान का जो प्रतिनिधित्व है वो दशम भाव से होता है। सफलता के लिए आईएएस और आईपीएस सेवाओं के लिए उम्मीदवारों की कुंडली में दशम भाव और दशमेश की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। यदि सूर्य दशम भाव में है तो सरकारी नौकरी की संभावना प्रबल हो जाती है। सूर्य 10वें भाव में सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है। 7 जो ग्रह है ना, राहु केतु को छोड़ के, इनके जो है केंद्र में भाव निश्चित है कि कौन सा ग्रह केंद्र के किस भाव में सबसे ज़्यादा बलवान होता है। तो सूर्य को 10वें घर में दिग्बली यानी कि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त है। तो सूर्य 10वें भाव में अधिक शक्तिशाली हो जाता है और उससे दिशा बल प्राप्त होता है, जिसे हम डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कहते हैं। दशम भाव और दशमेश की कमजोर स्थिति एक अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए अच्छा संकेत नहीं है। अब छठा भाव जो है वो कार्य या सेवा का भाव है। एक मजबूत छठा भाव, छठे भाव से हम विरोधियों का भी विचार करते हैं, तो ये विरोधी कोई हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे, जब हम सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में जाते हैं तो ये हमारे प्रतिद्वंद्वी हैं। तो एक मजबूत छठा भाव प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की संभावना को दर्शाता है। अब सरकारी नौकरी के लिए ज्योतिषीय सूत्रों का विश्लेषण करते समय 11वें भाव जो कि सफलता का घर है, 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, तो 11वें भाव जो कि सफलता का घर है, भाव है, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। यह भावात भावम सिद्धांतों के अनुसार प्रतिस्पर्धा का दूसरा घर है, यानी कि ये छठे घर से छठा भाव है। भावात भावम मतलब जैसे दशम भाव से दशम भाव सप्तम भाव है, तो जो दशम भाव के जो कारकत्व है वो सप्तम से भी देखे जाते हैं। तो 11वां भाव छठे से छठा होने के कारण यह भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण भाव है। सरकारी रोजगार की भविष्यवाणी करने के उद्देश्य से पंचम और नवम भाव का भी विचार किया जाना चाहिए। इन भावों, पंचम भाव पूर्व पुण्य का भाव है और नवम भाव जो है हमारे भाग्य का जो है उससे भाग्य का विचार करते हैं। इन भावों के स्वामी अगर राजसी ग्रह सूर्य और चंद्रमा हों या सूर्य और चंद्रमा इन भावों के स्वामी ना भी हों, लेकिन इन भावों से संबंध बनाए या इनके भाव के स्वामियों के साथ संबंध बनाए तो सरकारी नौकरी पाने की संभावना बढ़ जाती है। चूंकि 8वां घर, अब 8वें घर को दशम भाव से गिने, दशम भाव को लगन मान लीजिए और वहां से अगर 8वां घर गिनेंगे तो यह 11वां घर होता है। चूंकि 8वां घर 10वें घर से 11वां घर है, इसलिए यह कैरियर की उन्नति का प्रतिनिधित्व करता है। मैंने बताया 11वां भाव जो है लाभ का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, इसलिए 8वां घर जो है 10वें से 11वां होने के कारण यह कैरियर की उन्नति का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए इसका भी विचार करना चाहिए। काल पुरुष की कुंडली, जैसे मैंने बताया काल पुरुष की कुंडली मतलब
ये टाइम इमेमोरियल की कुंडली होती है जिसमें लगन को मेष लगन माना जाता है। तो काल पुरुष यानी कि मेष लगन की कुंडली में मेष, सिंह और धनु क्रमशः लगन पंचम और नवम भाव के स्वामी बनेंगे। यानी कि ये काल पुरुष की कुंडली में मेष, सिंह और धनु धर्म त्रिकोण के स्वामी होते हैं। प्रथम, पंचम और नवम भाव को हम धर्म त्रिकोण कहते हैं। 2, 6, 10 को जो है अर्थ त्रिकोण कहा जाता है। 3, 7, 10 भावों के को जो है काम त्रिकोण और 4, 8, 12 भावों को मोक्ष त्रिकोण माना गया है। तो यह जो है काल पुरुष की कुंडली में लगन पंचम और नवम भाव के स्वामी होने के कारण जो है धर्म त्रिकोण के स्वामी हो गए। इसलिए यदि किसी का मेष, सिंह और धनु लगन हो और लगन व लग्नेश बली हो तो सरकारी नौकरी की संभावना बढ़ जाती है। सरकारी रोजगार के लिए ग्रहों का किस प्रकार का योग होना चाहिए, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि सूर्य या चंद्रमा 10वें, 9वें, 8वें या पहले भाव में ना हो, फिर से सुन लीजिए ध्यान से, यदि सूर्य या चंद्रमा दोनों में से कोई भी 10वें, 8वें, 9वें या पहले भाव में ना हो तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी पाने में बहुत परेशानी होती है। इसके अलावा लगन और लग्नेश शक्तिशाली होना चाहिए। लग्नेश शक्तिशाली ना हो, लगन शक्तिशाली ना हो तो हमें वैसे भी जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। यदि लग्नेश प्रथम, दशम, नवम या एकादश भाव में स्थित है तो यह एक सफल कैरियर का संकेत देता है। इसके अलावा सूर्य, शनि, बृहस्पति और मंगल से संबंधित होने पर लगन भाव एक सरकारी पद के लिए उत्कृष्ट ज्योतिषीय मेल बनाता है, ज्योतिषीय योग बनाता है। तो यदि लगन का संबंध सूर्य, शनि, बृहस्पति और मंगल से हो तो यह एक बहुत अच्छा योग बनाता है सरकारी नौकरी के संदर्भ में। 10वें भाव के स्वामी की सूर्य, आजीविका का मुख्य भाव तो दशम भाव है। 10वें भाव के स्वामी कि सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और शनि के साथ युति होने के साथ साथ पहले, छठे, 7वें, 10वें या 11वें भाव में स्थित होने से सरकारी नौकरी प्राप्त करने की संभावना प्रबल हो जाती है, एक तौर से निश्चित ही हो जाता है। व्यक्ति की कुंडली में 10वें भाव और दशमेश की स्थिति को देखकर यह निर्धारित किया जा सकता है कि कौन सा क्षेत्र उसके लिए सबसे उपयुक्त है, रोजगार का कौन सा क्षेत्र व्यक्ति के लिए सबसे उपयुक्त है। पसंद, नापसंद और रुचि ये सब देखने के लिए हमें लगन के स्वामी और चंद्रमा का विचार करना चाहिए। इसके अलावा कुंडली में कुछ विशेष योग होते हैं, मैं यहाँ कुछ योगों की चर्चा करूँगा क्योंकि समय अभाव भी रहता है तो सारे योग तो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बहुत ही प्रसिद्ध योग हैं। गज केसरी योग, जब जन्म कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति एक दूसरे से केंद्र में हो तो गज केसरी योग बनता है। इसमें भी चंद्रमा और बृहस्पति किन भावों के स्वामी हैं, इनका क्या बल है, इसका विचार करना पड़ता है। आदि योग, चंद्रमा से छठे, 7वें और 8वें में शुक्र, बुध और बृहस्पति स्थित हो तो आदि योग बनता है। इसके अलावा पंच महापुरुष योग होते हैं, इसमें आप सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु को छोड़ के बाकी जो ग्रह हैं जैसे बृहस्पति केंद्र में उच्च राशि में हो या अपनी राशि में हो तो जो है हंस नाम का जो है पंच महापुरुष योग बनता है। शुक्र से के केंद्र में अपनी राशि या उच्च राशि में होने से मालवीय नाम का महापुरुष योग बनता है। ऐसे बाकी और ग्रहों से भी जो है पंच महापुरुष योग बनते हैं। इसके लिए हम आगे कभी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो गज केसरी योग, आदि योग और पंच महापुरुष जैसे योग होना सरकारी नौकरी पाने की संभावना को और अधिक बढ़ा देता है। जब भी हम किसी योग के बारे में विचार करते हैं तो हमें यह देखना होगा कि योग बनाने वाले ग्रहों का क्या बल है, उनकी कुंडली में कैसी स्थिति है। वर्ग कुंडलियों, खासतौर से नवमांश कुंडली और दशमांश कुंडली और षडबल, ये आपको कुंडली में किसी भी सॉफ्टवेयर से आप षडबल जान सकते हैं हर ग्रह का। आदि में प्रतियोगिता के भाव यानी छठे भाव का 7वें भाव से बली होना एक शुभ संकेत है। छठे भाव का जो बल है 7वें भाव के स्वामी के बल से ज़्यादा होगा तो नौकरी प्राप्त करने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। दशम भाव या दशमेश का छठे भाव या षष्ठेश से अच्छा संबंध होना जो है, इन दोनों ग्रहों का पहले तो बलवान होना जरूरी है, फिर इनका आपस में संबंध हो तो भी सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए अच्छा है। अब ध्यान रखिए, कई जो हैं लोग
दशम का संबंध छठे से होने को खराब मानते हैं, लेकिन ये गलत धारणा है, क्योंकि 10वें घर से अगर आप छठे घर की गिनती करेंगे तो 10वें घर से 9वां भाव पड़ता है, यानी कि छठा भाव जो छठा भाव है वो 10वें भाव से 9वां होने के कारण उसका भाग्य स्थान है, कर्म का भाग्य स्थान छठा भाव है। तो इसके अतिरिक्त दशम भाव पर बलि, शनि और सूर्य का प्रभाव भी सरकारी नौकरी पाने का प्रबल योग बनाता है। दशम और नवम भाव और उनके स्वामियों का आपस में संबंध जो है एक बहुत ही उत्तम राजयोग माना गया है, जिसको हम धर्माधिपति कर्माधिपति योग कहते हैं। इस योग के होने से व्यक्ति को अच्छी आजीविका प्राप्त होती है। मित्रों, यदि आप में से कोई हमसे अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, या जो आपको यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है इस पे अपनी बर्थ डिटेल भेजकर हमसे कंसल्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। यह सेवा निःशुल्क नहीं है, इसके लिए आपको शुल्क देना होगा, जिसकी जानकारी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.jyotishmantra.in पर विजिट कर सकते हैं। अब गोचर की भी बड़ी भूमिका होती है। गोचर में बृहस्पति और शनि, ये एक बहुत बड़ा सूत्र है टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के लिए। गोचर में बृहस्पति और शनि यदि बली होकर दशम भाव या दशमेश से संबंध बनाए तो यह समय सरकारी नौकरी पाने के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। शनि और सूर्य की युति होने पर सरकारी नौकरी की मिलने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। अब जो ज्योतिष के जो अच्छे जानकार हैं, जिन्होंने ज्योतिष को बड़ी गहराई से पढ़ा है, वो अष्टक वर्ग के बारे में भी जानते होंगे। जो अभी ज्योतिष सीख रहे हैं वो अष्टक वर्ग के बारे में बाद में पढ़ सकते हैं। मैं इस पे भी एक कभी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अष्टक वर्ग और सरकारी नौकरी में क्या संबंध है, यह निर्धारित करते समय कि कोई व्यक्ति आईएएस या आईपीएस सेवा प्राप्त कर सकता है, बृहस्पति, सूर्य और शनि की स्थिति की जांच करनी चाहिए। अन्य सरकारी व्यवसायों के विपरीत आईएएस और आईपीएस की संभावना जानने के लिए गणना की एक अलग पद्धति का उपयोग किया जाता है। यह पद्धति अष्टक वर्ग की पद्धति है, क्योंकि आईएएस और आईपीएस एक बहुत ही प्रतिष्ठित जॉब है, तो इनको बाकी सरकारी नौकरियों से आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो यह जो विधि है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। छठे भाव और एकादश भाव के लिए अष्टक वर्ग में बिंदुओं की संख्या 25 से अधिक होनी चाहिए। सूर्य जो है मोक्ष त्रिकोण या धर्म त्रिकोण में होना चाहिए, यानी कि धर्म त्रिकोण मतलब 1 5 9 और मोक्ष त्रिकोण मतलब 4 8 12। तो सूर्य मोक्ष त्रिकोण या धर्म त्रिकोण में होना चाहिए। और सूर्य का एक विंशोपक बल जो भी होता है, तो सूर्य का विंशोपक बल 10 या 10 से अधिक होना चाहिए। इसके अलावा व्यक्ति की दशांश कुंडली में सूर्य को इंद्र आंशा, अग्नि आंशा, कुबेर आंशा या अनंत आंशा में होना चाहिए। ये नाड़ी ज्योतिष से जुड़े हुए शब्द हैं, आप शुरू में इनको इग्नोर भी कर सकते हैं और काफ़ी जो योग बनाए उसके आधार पर भी निर्णय कर सकते हैं, लेकिन बहुत सटीकता में जाने के लिए आप इनको देख सकते हैं। तो दशांश कुंडली में सूर्य को इंद्र आंशा, अग्नि आंशा और कुबेर आंशा या अनंत आंशा में होना चाहिए। अब सिविल सेवा में पद प्राप्त करने के लिए अत्यधिक मजबूत D10 चार्ट की आवश्यकता होती है, यानी कि जिसकी दशांश कुंडली बहुत ज़्यादा मजबूत है और सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं, वो आईएएस और आईपीएस में जा सकता है। चंद्रमा यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट है, तो यात्रा का जो है यह स्वाभाविक ग्रह है। और क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में ये चौथे भाव का स्वामी है, तो ट्रांसपोर्टेशन से इसका नेचुरल संबंध बनता है। और चौथा भाव जो है कालपुरुष की कुंडली में जो है कर्क राशि का भाव है, कर्क राशि पड़ती है चौथे भाव में कालपुरुष की कुंडली में, जो कि एक चर राशि है। तो हर प्रकार से चंद्रमा जो है यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि शनि और मंगल उन व्यवसायों के कारक है जिनमें मशीनों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ज्योतिष में शनि, मंगल और चंद्रमा का जो योग है वो रेलवे में नौकरी का योग बनाता है। अगर व्यक्ति की कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं और शनि, मंगल और चंद्रमा का योग बन रहा है, शनि मंगल मशीनरी हो गए और चंद्रमा जो है यात्रा को रिप्रेजेंट करता है, तो रेलवे में नौकरी लग सकती है और या ट्रांसपोर्ट के और किसी विभाग में भी उसकी नौकरी लग सकती है। यदि कोई व्यक्ति रेल उद्योग में काम करना चाहता है तो उसे वैकल्पिक योगों के साथ साथ उपरोक्त
तीनों ग्रहों की स्थिति पर भी विचार करना चाहिए। बृहस्पति और बुध जो धन और लेखा यानी कि अकाउंटेंसी के कारक हैं, विशेष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो अकाउंटेंसी परीक्षा, लेखा परीक्षा और राजस्व सेवा विभाग के लिए काम करना चाहता है। तो अगर अकाउंटेंसी के क्षेत्र में या जो टैक्सेशन के क्षेत्र में सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है तो बृहस्पति, बुध और जो है बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। शुक्र के साथ साथ बुध और बृहस्पति का भी मूल्यांकन करना चाहिए। सरकारी पद के लिए उपयुक्त योगों की ज्योतिषीय अनुकूलता की जांच करते समय बृहस्पति, शुक्र और बुध पर विशेष ध्यान दें। सरकार में नौकरी के लिए महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सलाह। अब मैं आपको कुछ ऐसी सलाह देना चाह रहा हूं जिनको अपना के आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के लिए कुछ कमजोर योग भी होंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। इस बात को बड़ी ध्यान से सुनने की जरूरत है। सरकारी नौकरी पाने की आपकी संभावनाओं को और बेहतर बनाने के लिए मैं आपको अब यह सलाह देने जा रहा हूं। जब भी आप सरकारी नौकरी के लिए कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं ना, तो आप कोशिश करें कि सूर्य की होरा में इस कार्य को पूरा करें। सरकार की नौकरी के लिए फॉर्म सूर्य की होरा में भरना चाहिए। ये आप किसी भी पंचांग से जान सकते हैं कि किस ग्रह की होरा किस टाइम पे चल रही है। अब आपको गोचर के बारे में भी लगातार विचार करते रहना चाहिए। बृहस्पति अगर आपके गोचर में 10वें भाव या उसके स्वामी को प्रभावित कर रहा है तो भी यह समय सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए अच्छा है। आपकी जन्म कुंडली में दर्शाए अनुसार अंतर्दशा और चल रही महादशा की जांच करें। अब जो यह समय बताया इसमें कौन सी दशा और महादशा चल रही है, अंतर्दशा और महादशा चल रही है, इसकी भी जांच करें। यदि आपकी कुंडली में सूर्य या चंद्रमा की महादशा और अंतर्दशा है तो आपकी सफलता की जो दर है उसमें और अधिक वृद्धि हो जाएगी। कई बार ना मेरे पास जातक आते हैं कि कहते हैं गुरुजी हमारी कुंडली में तो राजयोग बन रहा है, नवम और दशम भाव के स्वामी को संबंध है, धर्माधिपति कर्माधिपति योग बन रहा है, लेकिन हमारे को तो कोई भी अच्छी सी नौकरी नहीं मिल रही। तो जीवन में सिर्फ योग बनने से ही काम नहीं होता, दशाएं भी आनी चाहिए। दशाओं का सही समय पे आना बहुत जरूरी है। यदि मान लीजिए राजयोग देने वाले ग्रह की दशा 60 साल की उम्र में आएगी तो आप क्या सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे। तो दशाओं का उचित समय पे आना भी बहुत जरूरी है। अब प्रश्न कई बार ये होता है कि हमारे योग बन रहे हैं लेकिन हमें नौकरी मिलेगी कब, आपको सरकारी नौकरी कब मिलेगी, आइए इस पे चर्चा करते हैं। उपयुक्त आयु, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, सरकारी नौकरी के लिए एक आयु सीमा भी होती है। तो उपयुक्त आयु में अनुकूल दशा ना होने पर सरकारी नौकरी पाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। सरकारी नौकरी की संभावना सूर्य, चंद्रमा या मंगल की दिशा में सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन यदि ये दशाएं ना भी आ रही हो, सूर्य, चंद्रमा, मंगल की दशा अंतर्दशा ना भी आ रही हो, तो दशा स्वामी और कोई भी ग्रह है और वो बहुत शक्तिशाली है तो आपको उस ग्रह की दशा अंतर्दशा में भी नौकरी मिल सकती है। जरूरी नहीं है सूर्य, चंद्रमा, मंगल की महादशा अंतर्दशा ही हो। ये है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन महादशा इनकी ना भी हो और महादशा अंतर्दशा स्वामी बहुत बलवान हो। अब ग्रह कब बलवान होता है ये ज्योतिष के जानकार जानते हैं। जो सीखने के इच्छुक हैं उनके लिए मैं आने वाले समय में एक कोर्स चालू करूंगा, तब आप सीख सकते हैं कि ग्रह के बल की जांच कैसे की जाए। तो सरकार द्वारा किसी को कब काम पर रखा जाएगा यह निर्धारित करने के लिए 9वें, 10वें और 6ठे भाव के स्वामी की सटीक दशा निर्धारित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही जो है हमारी आजीविका से जुड़े हुए मुख्य भाव हैं। ज्योतिष में गोचर की जांच करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सरकारी पद पर उतरने की संभावना की जांच करना है। सरकारी नौकरी की हमारे कुंडली में संभावना है या नहीं, यह जांच करना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है गोचर की जांच करना। अधिक विशेष जानकारी के लिए विंशोत्तरी दशा तो सभी देखते हैं, कई बार दशा और गोचर देखने के बाद भी हमारे मन में कन्फ्यूज़न रह जाता है। तो विशेष जानकारी अगर आपने पानी हो तो विंशोत्तरी दशा के साथ यदि आपने जैमिनी ज्योतिष पढ़ी है तो जैमिनी की चर दशा भी देखी जा सकती है। अगर दोनों दशाएं और गोचर एक ही बात का संकेत दे रही हैं तो वो घटना आपके जीवन में जरूर घटित होगी। तो कोई भी घटना को जो है, किसी भी घटना की जो है भविष्यवाणी करने से पूर्व आप उसको 3 तरह से चेक कर लें। पहले तो आप कुंडली में योग देखेंगे ही,
उसके अलावा उसकी टाइमिंग के लिए आप पहले गोचर विंशोत्तरी दशा देखें, फिर चर दशा देखें और गोचर भी देखें। हर किसी की कुंडली अलग अलग होती है। अपने कुंडली के आधार पर कैरियर चुनना बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जैसे हमें मान लीजिए कोई रोग हो गया, अब हमें रोग का नाम भी पता लग गया, लेकिन उस रोग की भी तो बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं। तो हम स्वयं निर्णय कैसे कर पाएंगे कि हमें कौन सी दवाई लेनी चाहिए? यह कार्य जितना कठिन है उतना ही यह जानना कठिन है कि हमें कौन से रोजगार, हमारे लिए कौन सा रोजगार ज़्यादा उचित रहेगा। तो बताए गए दिशा निर्देशों के अनुसार अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करके व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ भविष्यवाणियां करना सीख सकता है। चूंकि जन्म कुंडली में सरकारी सेवा की भविष्यवाणी करना एक जटिल और व्यापक प्रक्रिया है, इसलिए त्रुटियों से बचने और विश्वसनीय भविष्यवाणियां और सलाह प्राप्त करने के लिए हमेशा एक योग्य और अनुभवी ज्योतिषी से बात करने की सलाह दी जाती है। यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि ज्योतिष विज्ञान कभी भी दृढ़ता और उपलब्धि के मूल्य को कम नहीं करता। अब मान लीजिए किसी ने बता दिया कि आपकी कुंडली बड़ी खराब है, इसको उठा के फेंक दो, तो हमारे कुंडली में, सबकी कुंडली में एक योग जरूर होता है, वो होता है हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति। तो हमारी कुंडली में योग ना भी बन रहा और हमारी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत हो तो भी हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो दृढ़ इच्छा शक्ति का होना भी बहुत जरूरी है। ज्योतिषीय मार्गदर्शन का लक्ष्य किसी व्यक्ति की योग्यता और कड़ी मेहनत को सही दिशा देना है, जिससे उन्हें गलत करियर निर्णय लेने से रोका जा सके। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग है या नहीं, तो आप हमसे सलाह कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिया गया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने कंसल्टेशन लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप लिंक को क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं, जिससे आप अपनी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग है या नहीं। और भी अगर आपको कोई परेशानी है या कोई समस्या का आप समाधान चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।